जब हम अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में दिल, दिमाग या हड्डियों की बात आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी सेहत की असली जड़ हमारे पेट में छिपी होती है? जी हां, हमारे पेट यानी गट के अंदर लाखों करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं। और यही हमारे शरीर की इम्यूनिटी, मूड, मोटापा और यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी कंट्रोल करते हैं। द गुड गट किताब डॉक्टर जस्टिन सोननबर्ग और उनकी पत्नी डॉक्टर एरिका सोननबर्ग द्वारा लिखी गई है, जो दोनों ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट हैं। इस किताब में वो हमें बताते हैं कि किस तरह हमारे पेट के माइक्रोबायोम का संतुलन हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है, कैसे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स हमारी सेहत सुधार सकते हैं, कैसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से हमारा गट फ्लोरा कमजोर होता है और कैसे उसे फिर से मजबूत किया जा सकता है। इस किताब के हर चैप्टर में आपको नई नई वैज्ञानिक खोजों का सरल भाषा में परिचय मिलेगा। ये किताब न सिर्फ आपके खान पान को बदल सकती है, बल्कि आपकी सोच, व्यवहार और रिश्तों को भी हेल्दी बना सकती है, बस अपने गट का ख्याल रखकर। अब ये किताब सिर्फ एक शहर या एक तबके के लोगों के लिए नहीं है। यही वजह है कि हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम इसे आपके लिए हिंदी में लेकर आए हैं, ताकि चाहे आप दिल्ली की भागती सड़कों पर हों, मुंबई की लोकल ट्रेन में हों, बनारस के घाट पर हों या फिर किसी गांव की शांत गलियों में बैठकर चाय पी रहे हों, ये ज्ञान आप तक पहुंचे, आपकी जिंदगी में बदलाव लाए। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक परिवार है जिसमें जुड़े हैं भारत के कोने कोने से लोग। पंजाब, बिहार, राजस्थान, असम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और उत्तर पूर्व के राज्य जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम और त्रिपुरा से। और न सिर्फ भारत से, बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से भी हमारे श्रोता जुड़े हैं। हम मानते हैं कि ज्ञान किसी एक भाषा, शहर या जाति का नहीं होता, ये सबका होता है। और इसी भावना से, वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ, हम हर किताब को इस तरह पेश करते हैं कि आपको लगे कि कोई अपनी ही भाषा में, अपने ही अनुभवों के साथ आपसे कुछ जरूरी बातें बांट रहा है। तो आइए अपने गट को समझने और संवारने की इस रोमांचक और जरूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम अंदर से स्वस्थ होकर बाहर की दुनिया में सच्ची खुशी और ऊर्जा के साथ जी सकें। चैप्टर 1, द फॉरगॉटन ऑर्गन। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो आमतौर पर हमारी हेल्थ की बातचीत में पीछे छूट जाता है। हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा जिसे डॉक्टर जस्टिन और एरिका सोननबर्ग भूला हुआ अंग कहते हैं। लेकिन ये कोई सामान्य अंग नहीं, बल्कि हमारी आंतों के अंदर बसे माइक्रोबायोम्स का पूरा संसार है। लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर, जो हमारे शरीर के लगभग हर सिस्टम को प्रभावित करता है। शोध से पता चला है कि इंसानी शरीर में जितने मानव कोशिकाएं हैं, लगभग उतनी ही संख्या में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी हम जितना इंसान हैं, उतना ही माइक्रोब भी। लेकिन इन माइक्रोब्स की चर्चा मेडिकल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ में हमेशा पीछे छूट गई है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखते हैं और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, तो हम अनजाने में उन बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारा पाचन ठीक रखते हैं और यहां तक कि हमारी मानसिक सेहत को भी संतुलित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में ये बताई गई है कि पहले के समय में इंसान मिट्टी से जुड़ा खाना खाता था, जानवरों के साथ रहता था, जंगलों और प्राकृतिक माहौल में जीता था, जिससे उसके गट में विविध प्रकार के माइक्रोब्स होते थे। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें रिफाइंड फूड, हाई शुगर डाइट और कम फाइबर वाला खाना है, ने हमारे गट माइक्रोबायोम को गरीब बना दिया है। डॉक्टर सोननबर्ग बताते हैं कि हमारे गट माइक्रोबायोटा को अगर सही ढंग से पाला जाए, तो यह हमें न सिर्फ डाइजेस्टिव हेल्थ देता है, बल्कि यह डायबिटीज, मोटापा, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून डिजीज और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा सकता है। 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 है।
इस भूले हुए अंग को फिर से पहचानना और समझना होगा ताकि हम अपनी सेहत के मूल स्तंभ को मजबूत बना सकें। चैप्टर 2, मुरैना और इनसाइडर गट वर्ल्ड। इस अध्याय में लेखक हमें एक छोटे जीव मुरैना नामक मछली के उदाहरण से यह समझाते हैं कि किसी भी जीव के लिए उसके शरीर में बसे माइक्रोब्स कितने जरूरी होते हैं। लेखक एक प्रयोग का जिक्र करते हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने एक मुरैना मछली को बांझ यानी जर्म फ्री अवस्था में पाला। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उस मछली के शरीर के अंगों का विकास रुक गया। उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, उसकी आंतें पतली और कमजोर हो गईं और वह सामान्य तरीके से खाना भी नहीं पचा सकी। फिर जब उस मछली को प्राकृतिक माइक्रोब्स दिए गए तो धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य विकास करने लगा। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर का माइक्रोबायोम केवल सहायक नहीं बल्कि जीवन के लिए अनिवार्य है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि इंसानों में भी ऐसी ही प्रक्रिया होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह मां के शरीर से माइक्रोब्स प्राप्त करता है, खासकर यदि वह नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हो। लेकिन आजकल के समय में बढ़ते सी सेक्शन और अत्यधिक सैनिटाइजेशन की वजह से नवजात बच्चों को जरूरी माइक्रोब्स नहीं मिल पाते, जिससे आगे चलकर उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इस चैप्टर में गट फ्लोरा के विविध कार्यों की गहराई से चर्चा की गई है, जैसे कि ये सूक्ष्म जीव भोजन को पचाने में मदद करते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित कराते हैं और हमारे शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाते हैं। यहां तक कि ये माइक्रोब्स हमारे दिमाग को न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए सिग्नल भेज सकते हैं, यानी गट और ब्रेन के बीच गहरा संबंध है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। डॉक्टर सोननबर्ग बताते हैं कि जैसे जैसे हम अपने आहार में विविधता लाते हैं, जैसे फाइबर युक्त फल, सब्जियां, दालें और किण्वित फर्मेंटेड चीजें, वैसे वैसे हमारे गट के माइक्रोब्स भी विविध और संतुलित बनते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, हमारे अंदर का ये सूक्ष्म जगत जिसे हम देख नहीं सकते, वही हमारी हेल्थ की असली चाबी है। अगर हम इस माइक्रोबियल दुनिया की परवाह करें तो ये हमें लंबे समय तक स्वस्थ जीवन का उपहार देती है। चैप्टर 3, डिफेंस एंड डिस्टर्बेंस। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें गट माइक्रोबियोटा की क्या भूमिका होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बीमारियों से लड़ने के लिए हमें सिर्फ दवाइयों या टीकों की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे गट में मौजूद माइक्रोब्स इम्यून सिस्टम की नींव तैयार करते हैं। डॉक्टर जस्टिन बताते हैं कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम अधूरा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने आसपास की दुनिया से संपर्क करता है, उसके शरीर में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस प्रवेश करते हैं, जो उसके इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देते हैं। यह ट्रेनिंग बिल्कुल उस तरह की है जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाकर धीरे धीरे अलग अलग विषयों को समझता है और मजबूत बनता है। गट माइक्रोबायोटा हमारे इम्यून सिस्टम को यह सिखाता है कि कौन सा बैक्टीरिया दुश्मन है और कौन सा दोस्त। यह पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह पहचान गड़बड़ा जाए तो शरीर अपने ही अंगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एलर्जी और अस्थमा। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ दिया है। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल, अत्यधिक साफ सफाई और प्रोसेस्ड फूड खाने से हमारा गट माइक्रोबायोम कमजोर हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि साफ सफाई गलत है, लेकिन जब हम अपने आसपास की हर चीज को स्टेरिलाइज कर देते हैं तो शरीर को ट्रेनिंग देने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। एक दिलचस्प अध्ययन का जिक्र इस अध्याय में किया गया है, जिसमें दिखाया गया कि गांवों में रहने वाले बच्चों को शहरों में रहने वाले बच्चों की तुलना में एलर्जी और ऑटोइम्यून बीमारियां कम होती हैं। क्यों? क्योंकि गांवों में बच्चों को मिट्टी, जानवरों और प्राकृतिक वातावरण से मिलने वाले माइक्रोब्स मिलते हैं, जो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है,
हमें अपने शरीर के अंदर मौजूद इस प्राकृतिक रक्षा कवच का ध्यान रखना है। इसे सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि संतुलित खानपान, प्रकृति से जुड़ाव और गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स से बचाव से मजबूत किया जा सकता है। चैप्टर 4 यू आर वॉट यू ईट। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही पुरानी कहावत को नया वैज्ञानिक अर्थ देते हैं। यू आर वॉट यू ईट, यानी आप जैसा खाते हैं वैसा ही आपका शरीर और मन बनता है। लेकिन अब इसमें एक नई बात जुड़ गई है। आप जो खाते हैं वो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके पेट के माइक्रोब्स को भी खिला रहा होता है। गट माइक्रोबायोम का सबसे बड़ा ईंधन है फाइबर। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में लोग फाइबर से भरपूर खाना बहुत कम खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, शुगर से भरे ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सब गट माइक्रोबायोटा के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि इन चीजों में न तो फाइबर होता है, न ही माइक्रोब्स को पोषण देने वाला कोई तत्व। डॉक्टर सोननबर्ग बताते हैं कि हमारे पेट के माइक्रोब्स भी भूखे हो सकते हैं, और जब उन्हें सही खाना नहीं मिलता तो वे कमजोर हो जाते हैं और हमारी गट लाइनिंग, जो कि शरीर की एक सुरक्षा दीवार है, को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे लीकी गट जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें हानिकारक पदार्थ खून में चले जाते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होती है। इसके विपरीत जब हम फाइबर से भरपूर चीजें खाते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, बीन्स और खास तौर पर किण्वित चीजें जैसे दही, कांजी, इडली, डोसा, तो ये हमारे गट के लिए वरदान बन जाते हैं। ये फाइबर गट माइक्रोबायोटा को ऊर्जा देता है, जिससे वह शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये फैटी एसिड्स न सिर्फ हमारी आंत की सेहत बनाए रखते हैं, बल्कि इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखते हैं और मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ाते हैं। इस अध्याय में एक बहुत अहम बात बताई गई, फाइबर की कमी धीरे धीरे हमारे गट माइक्रोबायोम को सादे और कमजोर समुदाय में बदल देती है। इसका मतलब ये कि हमारे शरीर में पहले जितनी विविधता थी वह घट जाती है, और यह विविधता ही हमारे स्वास्थ्य की असली ताकत थी। इस अध्याय का मूल संदेश यह है, अगर आप हेल्दी माइक्रोब्स चाहते हैं तो उन्हें वही खाना दीजिए जो उन्हें चाहिए। जंक फूड खाकर हम न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने भीतर बसे करोड़ों सहयोगियों को भी भूखा मार रहे हैं। चैप्टर 6 ट्रस्ट योर गट। इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से होती है, क्या हमें अपने गट की बात सुननी चाहिए? आमतौर पर जब कोई कहता है मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है, तो हम उसे इमोशन या इंट्यूशन से जोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर जस्टिन बताते हैं कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि इसका गहरा वैज्ञानिक आधार है। हमारे पेट और दिमाग के बीच जो संबंध है उसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, यानी गट और ब्रेन लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, और इस बातचीत में सबसे बड़ा रोल होता है गट माइक्रोबायोटा का। हमारे पेट में मौजूद ये माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन और गाबा का निर्माण करते हैं, जो हमारे मूड, भावनाओं, चिंता और डिप्रेशन तक को प्रभावित करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन कहलाता है, पेट में बनता है, न कि दिमाग में। यानी अगर हमारा गट अनहेल्थी है तो हमारी सोच, भावनाएं और मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती हैं। इस अध्याय में कई रिसर्च स्टडीज का हवाला दिया गया है, जिनमें दिखाया गया कि जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड था, उनमें एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा थे। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अपनी डाइट सुधार कर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक युक्त खाना खाया, उनमें मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस बेहतर देखा गया। लेखक बताते हैं कि गट ब्रेन का ये रिश्ता केवल वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी आंतें सिकुड़ने लगती हैं, डाइजेशन धीमा हो जाता है और गट माइक्रोबायोटा पर नकारात्मक असर पड़ता है। यानी तनाव और चिंता हमारे गट को भी बीमार बना सकती है। इसलिए जब अगली बार आप किसी बात पर सोचें और आपके पेट के अंदर से कोई हलचल हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वो आवाज आपके माइक्रोब्स की हो, जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस अध्याय का गहरा संदेश है, आपकी गट फीलिंग्स सिर्फ भावनाएं नहीं, एक जैविक सच्चाई है।
अगर आप अपने गट का ख्याल रखेंगे तो आपका गट भी आपकी मानसिक शांति का साथी बनेगा। चैप्टर 7 द एंटीबायोटिक डिलेमा। इस अध्याय में डॉक्टर जस्टिन हमें उस दोधारी तलवार के बारे में बताते हैं जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एक ओर ये दवाइयां जान बचाती हैं, खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, लेकिन दूसरी ओर ये हमारे गट माइक्रोबायोटा को भी नष्ट कर देती हैं और अक्सर बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल हमें दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है। एंटीबायोटिक्स का मूल उद्देश्य है शरीर में घुसे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना, लेकिन ये दवाइयां अंधे सैनिकों की तरह काम करती हैं। दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी खत्म कर देती हैं, यानी ये गुड बैक्टीरिया को भी मार देती है जो हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे 1940s के बाद से जब से एंटीबायोटिक्स का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ, लोगों की औसत उम्र तो बढ़ी, लेकिन साथ ही क्रॉनिक इलनेसेस भी बढ़ गईं, जैसे कि ओबेसिटी, एस्थमा, एलर्जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और यहां तक कि ऑटो इम्यून बीमारियां। बच्चों पर इसका असर और भी गहरा होता है। शुरुआती जीवन में बार बार एंटीबायोटिक देने से उनका गट माइक्रोबायोम कमजोर हो जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी जीवन भर के लिए प्रभावित हो सकती है। एक रिसर्च का जिक्र किया गया जिसमें बताया गया कि जिन बच्चों को जन्म के पहले ईयर में कई बार एंटीबायोटिक्स दी गईं, उनमें आगे चलकर ओबेसिटी और एलर्जी की संभावना बढ़ गई। लेखक यह नहीं कहते कि एंटीबायोटिक्स गलत हैं, बल्कि वो चेतावनी देते हैं कि इनका प्रयोग सही समय, सही मात्रा और डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। साथ ही हर बार जब हमें जुकाम या हल्का बुखार होता है, तब एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं। इस अध्याय में समाधान भी दिया गया है, जैसे कि प्रोबायोटिक फूड्स का सेवन, फाइबर युक्त आहार और प्राकृतिक वातावरण से जुड़ाव, ताकि गट माइक्रोबायोम फिर से संतुलित हो सके। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जान बचाने वाली दवा को लापरवाही से न लें, वरना हम अपने अंदर के रक्षक खुद ही खत्म कर देंगे। गट माइक्रोबायोटा को बचाना यानी आने वाले कल की सेहत को बचाना। चैप्टर 8 फीडिंग योर इनर गार्डन। इस अध्याय में लेखक हमारे गट माइक्रोबायोम को एक भीतरी बगीचे की तरह समझाते हैं। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के पौधे, फूल और कीड़े होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर, खासकर आंतों में करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ हानिकारक। अगर हम इस बगीचे को ठीक से नहीं संभालते तो ये सूखने लगता है और उसमें जंगली झाड़ियां उगाती हैं, यानी हानिकारक बैक्टीरिया और इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। डॉक्टर जस्टिन बताते हैं कि हमारे गट माइक्रोबायोटा की देखभाल करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है अच्छा, विविध और प्राकृतिक खाना। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आज की फास्ट फूड, रिफाइंड और शुगर भरी डाइट में हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन से खाने गट के लिए पौष्टिक खाद का काम करते हैं। लेखक प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के फर्क को समझाते हैं। प्रीबायोटिक यानी वो खाना जो हमारे गट में पहले से मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को ताकत देता है। इसमें शामिल हैं फलियां, हरी सब्जियां, प्याज, लहसुन, केला, सेब, दालें, साबुत अनाज और मेथी जैसी चीजें। प्रोबायोटिक यानी वो खाद्य पदार्थ जिनमें सीधे ही जीवित बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही, कांजी, इडली, डोसा, अचार, सौकरकॉट, मिसो, केफिर आदि। लेखक यह भी बताते हैं कि गट को अच्छे बैक्टीरिया की विविधता चाहिए। जितनी ज्यादा विविधता, उतनी ज्यादा रेजिलियंस यानी रोगों से लड़ने की ताकत। इसका मतलब है एक ही चीज बार बार खाने की बजाय हमें हर हफ्ते अलग अलग रंग, स्वाद और तरह के फूड्स का सेवन करना चाहिए। इस अध्याय में कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और शुगर गट बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं। कई बार हम डाइट या शुगर फ्री चीजें हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स हमारे गट में इन्फ्लेमेशन और इम्बैलेंस पैदा करते हैं। लेखक एक पावरफुल लाइन कहते हैं, अगर आप अपने गट को रोज जंक खिला रहे हैं तो वो आपके खिलाफ एक आर्मी तैयार कर रहा है। यानी जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपकी गट की माइक्रोबियल आर्मी बन जाएगी।
इस अध्याय का सार है। अगर आप अपने अंदर के बगीचे को हरा भरा, खुशहाल और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे रोज ऐसी खाद दीजिए जो विविध, फाइबर युक्त और प्राकृतिक हो। तभी वो बगीचा बदले में आपको देगा ताजगी, सेहत और सुकून। चैप्टर 9 माइक्रोब्स एंड मेटाबॉलिज्म। इस अध्याय में डॉक्टर जस्टिन हमें गट माइक्रोबायोटा और मेटाबॉलिज्म के बीच के गहरे रिश्ते को समझाते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि मेटाबॉलिज्म यानी केवल खाना पचने की प्रक्रिया, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक और जटिल है। मेटाबॉलिज्म तय करता है कि आप कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं, आपका वजन कैसे बदलता है और आपकी ऊर्जा कितनी बनी रहती है। और अब विज्ञान ये साबित कर चुका है कि गट माइक्रोब्स हमारे मेटाबॉलिज्म को गहराई से प्रभावित करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर चीज को अकेले नहीं तोड़ पाता। कई ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ गट माइक्रोब्स ही ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs जैसे तत्व बनते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने, फैट मेटाबॉलिज्म सुधारने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प रिसर्च का जिक्र किया गया है। वैज्ञानिकों ने 2 तरह के माइस लिए, एक मोटा और एक दुबला। फिर उन दोनों के गट माइक्रोब्स को हेल्थी और जर्म फ्री चूहों में ट्रांसप्लांट किया। हैरानी की बात यह थी कि मोटे चूहे के माइक्रोब्स जिस शरीर में गए वो चूहा भी मोटा हो गया, और दुबले वाले माइक्रोब्स जिस शरीर में गए वो दुबला ही रहा, जबकि दोनों को एक ही डाइट दी गई थी। इस रिसर्च से यह स्पष्ट हुआ कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ खाने से नहीं, गट बैक्टीरिया से भी नियंत्रित होता है। यानी 2 लोग एक जैसा खाना खा सकते हैं, लेकिन दोनों पर उसका असर अलग हो सकता है, उनके गट माइक्रोब्स के कारण। इसके अलावा इस अध्याय में बताया गया कि खराब डाइट से गट माइक्रोबियोटा की डाइवर्सिटी घट जाती है, जिससे एनर्जी हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी हम वही खाना खाते हैं लेकिन ज्यादा कैलोरीज अब्सॉर्ब होती हैं, जिससे मोटापा बढ़ता है। चैप्टर 10 हाउ टू फीड योर माइक्रोबायोटा। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे माइक्रोबायोटा को सही पोषण देना कितना जरूरी है। हमारे पेट के ये सूक्ष्म जीवाणु ऐसे नहीं हैं जो किसी भी चीज पर जी लें। उन्हें भी उसी तरह संतुलित और विविध भोजन चाहिए जैसे हमें चाहिए होता है। लेखक बताते हैं कि जब हम हाईली प्रोसेस्ड फूड या सिर्फ शुद्ध फैट और शुगर से भरपूर डाइट लेते हैं तो माइक्रोबायोटा की डाइवर्सिटी घटने लगती है। ये डाइवर्सिटी घटने का मतलब है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकती है, सूजन बढ़ सकती है और लॉन्ग टर्म में मोटापा, डिप्रेशन, डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस चैप्टर में सोननबर्ग्स ने स्पष्ट रूप से बताया कि फाइबर युक्त खाना माइक्रोबायोटा के लिए सबसे बड़ा फ्यूअल है। वो कहते हैं कि फाइबर कोई एक चीज नहीं, बल्कि प्लांट बेस्ड डाइट से मिलने वाले कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इंसानी शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन ये गट बैक्टीरिया के लिए स्वादिष्ट भोजन होते हैं। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज। लेखक ये भी समझाते हैं कि रोजाना एक ही चीज खाने से नहीं चलेगा। हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल खाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया पनप सकें। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, अचार, कांजी या सौकरकूट जैसी चीजें सीधे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे शरीर में डालती हैं। एक और जरूरी बात इस चैप्टर में यह थी कि जब तक हम खुद कॉन्शियसली माइक्रोबायोटा को खिलाने वाली डाइट नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा गट इकोसिस्टम कमजोर होता जाएगा। यहां एक इमोशनल उदाहरण भी दिया गया। एक बच्चा जो लगातार जंक फूड खाता रहा और नतीजा ये हुआ कि उसके पेट के माइक्रोब्स लगभग विलुप्त हो गए, जिससे उसका डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड सब पर असर पड़ा। ये चैप्टर सीधे हमें एक मैसेज देता है, अगर हमें खुद को हेल्थी, एनर्जेटिक और मेंटली बैलेंस्ड रखना है तो हमें अपने माइक्रोबायोटा को अच्छे से खिलाना होगा। चैप्टर 11 प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। ये चैप्टर हमारे गट हेल्थ की उस साइंस को खोलता है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ बैक्टीरिया जरूरी नहीं, बल्कि उनके पोषण और सपोर्ट सिस्टम भी उतने ही जरूरी हैं। यहाँ प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स शब्दों को बहुत विस्तार से समझाया गया है। लेखक बताते हैं
कि प्रोबायोटिक्स वो जीवित बैक्टीरिया हैं जो जब सही मात्रा में लिए जाते हैं तो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। ये आमतौर पर दही, अचार, किमची, मिसो, कांजी जैसी फर्मेंटेड फूड्स में पाए जाते हैं। वहीं प्रीबायोटिक्स वो चीजें हैं जो इन बैक्टीरिया को खाने के लिए मिलती हैं, यानी उनके भोजन के रूप में, जैसे प्याज, लहसुन, केला, दलिया और चीकू जैसे फलों में पाए जाने वाले फाइबर। सोननबर्ग्स ये भी बताते हैं कि हर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट गट हेल्थ के लिए सही नहीं होता, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स में कई बार वो स्ट्रेन्स नहीं होते जो हमारे शरीर में नेचुरली पाए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे अच्छा तरीका है नेचुरल प्रोबायोटिक्स लेना और अपनी डाइट में विविधता लाना। इसके अलावा इस चैप्टर में गट ब्रेन कनेक्शन पर भी रोशनी डाली गई। जब हमारे गट में सही प्रोबायोटिक्स होते हैं तो सेरोटोनिन जैसे मूड एनहांसिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स बेहतर बनते हैं। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स कम होते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि बार बार एंटीबायोटिक लेने से गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाता है और उस इम्बैलेंस को ठीक करने में प्रोबायोटिक्स मदद करते हैं। एक केस स्टडी के जरिए यह भी समझाया गया कि एक महिला जिसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, उसने जब कंसिस्टेंट प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक डाइट शुरू की तो न सिर्फ उसका पेट ठीक हुआ बल्कि उसका मूड और एनर्जी लेवल भी पहले से बेहतर हो गया। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर हम अपने गट को साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ नरिश करें तो हम अपने पूरे शरीर और दिमाग को हील कर सकते हैं। चैप्टर 12, डाइटिंग विद द माइक्रोबायोटा। इस चैप्टर में लेखक ने गट माइक्रोबायोटा और हमारे डाइट के गहरे संबंध को विस्तार पूर्वक समझाया है। जब भी हम कोई डाइट प्लान अपनाते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए या फिटनेस बढ़ाने के लिए, तो हम सिर्फ कैलोरी, फैट या कार्ब्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स की जरूरतों को लगभग भूल ही जाते हैं। जबकि ये सूक्ष्म जीव भी खाने के साथ साथ हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेखक बताते हैं कि कोई भी डाइट प्लान तब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकता जब तक हम उसमें फाइबर, प्रीबायोटिक्स और माइक्रोबायोटा फ्रेंडली फूड्स को शामिल ना करें। जैसे प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अत्यधिक फैट वाली डाइट से हमारी माइक्रोबायोटा की विविधता कम हो जाती है। इसकी वजह से सूजन, इम्यून सिस्टम की कमजोरी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तक पैदा हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हमारी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स, सब्जियां, होल ग्रेन्स और फाइबर से भरपूर चीजें हों तो न केवल डाइजेशन बेहतर होता है बल्कि माइक्रोबायोटा की विविधता बढ़ती है। लेखक ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल जापानी डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट, जिनमें माइक्रोबायोटा को हेल्दी बनाए रखने के लिए नेचुरल फूड्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। एक रोचक बात यह भी है कि कोई भी डाइट सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हमारे माइक्रोब्स को भी ट्रेंड करती है। अगर हम लंबे समय तक जंक फूड खाते रहते हैं तो हमारी गट में ऐसी माइक्रोब्स की ब्रीडिंग हो जाती है जो उसी तरह के फूड्स को प्रेफर करती हैं। यानी हम जैसे खाते हैं, हमारे माइक्रोब्स भी उसी तरह के बन जाते हैं और फिर हमारा ब्रेन उसी फूड की क्रेविंग करने लगता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी हम कोई डाइट प्लान बनाएं तो उसमें माइक्रोबायोटा को भी शामिल करें। खाने का हर निवाला हमें नहीं, हमारे गट के ट्रिलियंस माइक्रोब्स को भी खाना है, और जब वो हेल्दी होंगे तभी हमारा शरीर और मन भी हेल्दी रहेगा। चैप्टर 13, टेमिंग वाइल्ड माइक्रोब्स। आखिरी चैप्टर में लेखक ने एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, वाइल्ड माइक्रोब्स, यानी वो प्राकृतिक और विविध माइक्रोब्स जो हमारे पूर्वजों के वातावरण में सामान्य रूप से मौजूद थे, लेकिन आज के समय में हम उनसे लगभग कट चुके हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी आज की जिंदगी बहुत सैनिटाइज्ड, क्लीन और कंट्रोल्ड हो गई है। बच्चे बाहर मिट्टी में नहीं खेलते, हर चीज को एंटीबैक्टीरियल वाइप से पोंछा जाता है और हम लगातार खुद को कीटाणुओं से बचाने की कोशिश करते हैं। इस सफाई की जरूरत ने हमारी गट माइक्रोबायोटा को बहुत सीमित कर दिया है। पहले के समय में जब लोग जंगलों में या खेतों में रहते थे, मिट्टी से संपर्क करते थे, जानवरों के पास रहते थे, तब उन्हें नेचुरल रूप से कई प्रकार के वाइल्ड माइक्रोब्स मिलते थे जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते थे। लेखक का मानना है
कि अगर हम फिर से उन नेचुरल माइक्रोब्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे लेकिन गहरे बदलाव लाने होंगे, जैसे ऑर्गेनिक खेती से उपजा खाना खाना, मिट्टी से थोड़ी बहुत दोस्ती करना, खुले वातावरण में रहना, पेट्स पालना, फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करना और प्रकृति के ज्यादा करीब जाना। एक और जरूरी बात लेखक ने बताई कि बच्चों के शुरुआती वर्षों में गट माइक्रोबायोटा का विकास होता है। अगर उस समय बच्चे को एंटीबायोटिक्स ज्यादा दिए जाएं या उसे बहुत ज्यादा सैनिटाइज्ड माहौल में रखा जाए तो उसकी इम्यून सिस्टम भविष्य में कमजोर हो सकती है। इसीलिए नेचुरल एक्सपोजर और बैलेंस्ड वातावरण देना बेहद जरूरी है। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर बनी रहे, तो हमें वाइल्ड माइक्रोब्स को फिर से अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी। गंदगी और गंदे माइक्रोब्स से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें समझदारी के साथ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को अपनाना है। यही आने वाले कल की सबसे बड़ी दवा और बचाव है। शरीर में बसने वाले माइक्रोबायोम यानी हमारी आंत में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हमारी सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। हमने इस सफर में जाना कि कैसे हमारी डाइट, हमारी आदतें, यहां तक कि जन्म का तरीका भी हमारी गट हेल्थ को प्रभावित करता है। ये किताब हमें बताती है कि हेल्दी रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज या मेडिटेशन ही नहीं, बल्कि अपने माइक्रोबायोम को खुश रखना भी उतना ही जरूरी है। लेखक जस्टिन और एरिका ने वैज्ञानिक शोधों के साथ हमें सरल भाषा में ये समझाया कि आंत को कैसे मजबूत बनाएं और कैसे उसे सही बैलेंस में रखें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम, ब्रेन, मूड और शरीर सभी बेहतर तरीके से काम करें। इस किताब से हमें यह भी समझ आता है कि आज की प्रोसेस्ड फूड और एंटीबायोटिक की दुनिया में अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपनी आंत का ख्याल रखना ही होगा। फाइबर युक्त भोजन, फर्मेंटेड फूड और नेचुरल प्रोबायोटिक्स ही हमारे माइक्रोबायोम के असली दोस्त हैं। और अगर हम इनसे दोस्ती कर लें तो कई तरह की बीमारियों से पहले ही बचा जा सकता है। आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जो शहर की दौड़ भाग और गांव की मिट्टी की खुशबू दोनों को जोड़कर एक ऐसा मंच बनाता है जहां हर किसी को कुछ सीखने को मिले। हम इस चैनल पर सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि कहानियों के जरिए एक जुड़ाव, एक अपनापन और एक सोच का विस्तार लेकर आते हैं। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर, कोलकाता, इंदौर या अहमदाबाद की गलियों से जुड़े हों, या पंजाब, बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा के गांवों की मिट्टी से, ये चैनल आपके लिए ही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में बैठे हिंदी बोलने और समझने वाले हमारे प्यारे दोस्तों के लिए भी ये आवाज है। हम मानते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि उसे सरल, सच्ची और दिल को छू लेने वाली भाषा में हर दिल तक पहुंचाना जरूरी है। यही वजह है कि इस चैनल पर हर किताब को हम आपके अपने अंदाज में पेश करते हैं, जैसे कोई अपना बड़ा भाई, दोस्त या टीचर आपको समझा रहा हो। हमारा सपना है कि गांव की मिट्टी से लेकर शहर की ऊंचाई तक हर कोई किताबों के इस खजाने से जुड़ सके, क्योंकि हमारा मानना है किताबें बदल सकती हैं सोच, और सोच बदलती है जिंदगी। हिंदी ऑडियो बुक चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए। आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज।